नमस्कार और वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। आज हम कैरल लैंड डफी की एक बहुत ही दिलचस्प कविता द फ्रोजन हार्ट ऑफ बोर्डम को समझने वाले हैं। ये कविता हमें बोरियत की उस गहरी अंधेरी दुनिया में ले जाती है जहां एक इंसान कुछ भी करने पर मजबूर हो सकता है। हमारा ये एक्सप्लेनर खास तौर पे हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि इंग्लिश पोएट्री को समझना आपके लिए एकदम आसान हो जाए। तो क्या आप तैयार हैं सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम इस कविता को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम कवि और कविता के बारे में जानेंगे, फिर हम एक एक करके हर स्टैंजा का विश्लेषण करेंगे और आखिर में हम इसके मुख्य विषयों यानी थीम्स पर बात करेंगे और एक फाइनल एनालिसिस करेंगे। इस तरह से पूरी कविता आपको एकदम साफ समझ आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कवयित्री कैरल लैंड डफी की। वो एक बहुत ही जानी मानी लेखिका हैं और उनकी इस कविता को समझने के लिए हमें एक बहुत जरूरी चीज समझनी होगी जिसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग आखिर होता क्या है? सोचिए, आप एक नाटक देख रहे हैं, लेकिन स्टेज पर सिर्फ एक ही किरदार है जो बोल रहा है और हम सब यानी ऑडियंस चुपचाप सुन रहे हैं। वो हमें अपनी कहानी सुनाता है, अपनी सोच बताता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम सिर्फ उसी की कहानी सुन रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो कह रहा है वो पूरी सच्चाई ना हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कविता का लाइन बाय लाइन विश्लेषण। पहले स्टैंजा में स्पीकर अपनी सबसे अजीब चोरी के बारे में बताता है। देखिए, स्पीकर एक सवाल से शुरू करता है, मैंने आज तक सबसे अजीब चीज क्या चुराई? और जवाब देता है एक स्नोमैन। सीन है आधी रात का और चांद की रोशनी में वो स्नोमैन बहुत ही शानदार लग रहा है। यहां म्यूट शब्द पर गौर कीजिए, जिसका मतलब है गूंगा या खामोश। हमारा स्पीकर असल में एक ऐसा साथी चाहता है जो खामोश रहे, जो उसे जज न करे। यह उसके अकेलेपन को दिखाता है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। स्पीकर कहता है कि उसे एक ऐसा दोस्त चाहिए था जिसका दिमाग भी उतना ही ठंडा हो जितनी कि बर्फ उसके खुद के दिमाग में है। वो कह रहा है कि उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स सब जम चुकी हैं और वो स्नोमैन में अपनी ही परछाई देख रहा है। वो स्नोमैन को उसके सिर से चुराना शुरू करता है और फिर वो अपनी जिंदगी का फलसफा, अपनी फिलॉसफी बताता है कि हार मानने से तो मर जाना बेहतर है और जो तुम चाहते हो उसे हासिल ना करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये लाइन उसकी आक्रामक और स्वार्थी सोच को दिखाती है। चलिए, अब दूसरे स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पीकर अपनी मानसिकता के बारे में हमें और क्या-क्या बताता है। जब वो स्नोमैन के धड़ को उठाता है तो उसे एक फियर्स चिल यानी एक तेज ठंडक महसूस होती है। ये ठंडक सिर्फ बर्फ की नहीं है, ये उसके अंदर की इमोशनल ठंडक भी है। और अब जो लाइन आती है वो वाकई चौंकाने वाली है। उसे इस बात में मज़ा आ रहा है ये सोचकर कि सुबह जब बच्चे उठेंगे और देखेंगे कि उनका स्नोमैन गायब है तो वो रोएंगे। ये उसकी क्रूरता को दिखाता है। और अपनी इस क्रूरता को सही ठहराने के लिए वो क्या कहता है? बस दो शब्द, लाइफ स्टफ, यानी जिंदगी बहुत मुश्किल है। ये उसकी दुनिया के प्रति एक बहुत ही निराश और बेपरवाह सोच है। वो मानता है कि जब दुनिया खुद ही इतनी खराब है तो उसके बुरे कामों से क्या ही फर्क पड़ता है। इसके बाद स्पीकर अपने दूसरे कामों के बारे में बताता है, जैसे बिना किसी मंजिल के कार चलाना, सिर्फ देखने के लिए किसी के घर में घुस जाना, गंदगी फैलाना या एक कैमरा चुरा लेना। एक बात पर ध्यान दीजिए, ये सारे काम किसी फायदे के लिए नहीं हैं। ये सब सिर्फ नियम तोड़ने के लिए किए गए बेमतलब के काम हैं। वो खुद को मकी घोस्ट कहता है, यानी एक गंदा भूत जो कहीं भी चुपचाप घुस जाता है और जब वो किसी अजनबी के बेडरूम में आईने देखता है तो एक गहरी आह भरता है। ये आह किसी सुकून की नहीं बल्कि उसके अंदर के गहरे खालीपन को दिखाती है। वो कुछ भी कर ले, उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। अब हम कविता के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां स्पीकर की हताशा और गुस्सा अपने चरम पर है। बहुत मेहनत के बाद जब वो स्नोमैन को अपने घर के आंगन में फिर से जोड़ता है तो वो वैसा नहीं दिखता जैसा पहले था। चोरी करने का जो भी मजा था वो अब खत्म हो चुका है। उसे वो संतुष्टि नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। और फिर अपनी इसी हताशा में वो दौड़कर उस स्नोमैन को लात मारता है, बार बार, तब तक जब तक उसकी सांसें नहीं उखड़ जाती। ये हिंसक हरकत उसके अंदर के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। वो उस चीज को ही तबाह कर रहा है जिसे उसने इतनी मेहनत से हासिल किया था। अब उसे अपना ये काम डैफ्ट यानी बेवकूफ़ी भरा लग रहा है और अंत में वो बर्फ के टुकड़ों के बीच अकेला खड़ा है और उसे पूरी दुनिया से नफरत हो रही है। सब कुछ करने के बाद भी वो वहीं का वहीं है, अकेला और शायद पहले से भी ज्यादा टूटा हुआ। तो इन सब कामों के पीछे की असली वजह क्या थी? चलिए आखिरी स्टैंजा में चलते हैं जहां स्पीकर खुद इस राज से पर्दा उठाता है। ये रहा इस पूरी कविता का सबसे जरूरी शब्द, बोर्डम यानी बोरियत।
स्पीकर कहता है कि वो इतना ज्यादा बोर हो चुका है कि वो खुद को खा सकता है। सोचिए, ये कोई मामूली बोरियत नहीं है, ये एक विनाशकारी, सब कुछ खत्म कर देने वाली बोरियत है जो उसे ये सब करने पर मजबूर कर रही है। वो बताता है कि उसने गिटार और शेक्सपियर की मूर्ति भी चुराई थी, लेकिन कोई भी चीज़ उसकी बोरियत दूर नहीं कर पाई। स्नोमैन की चोरी सबसे अजीब थी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेमतलब थी। स्नोमैन की कोई कीमत नहीं है, वो तो पिघल जाएगा, और यही चोरी उसकी हालत का सबसे सटीक प्रतीक है, पूरी तरह से अर्थहीन। तो ठीक है, इस पावरफुल कविता से हम क्या मुख्य बातें सीख सकते हैं? चलिए अब सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस कविता के मुख्य विषय हैं, सबसे पहला अलगाव और भावनात्मक ठंडक, जैसा हमने स्नोमैन के साथ उसके जुड़ाव में देखा। दूसरा, बोरियत, जो एक विनाशकारी ताकत के रूप में काम करती है। तीसरा, शून्यवाद और बेमतलब का विद्रोह, क्योंकि उसके काम किसी मकसद के लिए नहीं, सिर्फ तबाही के लिए हैं। और आखिर में नियम तोड़ने की विफलता, क्योंकि उसके किसी भी काम से उसे आखिर में कोई संतुष्टि नहीं मिलती। और कविता खत्म होती है इस एक सीधे सवाल के साथ जो वो हमसे यानी पढ़ने वालों से पूछ रहा है। ये सवाल हमें झकझोर देता है। वो पूछ रहा है कि क्या हम सच में उसकी तकलीफ को, उसके खालीपन को समझ सकते हैं, या हम भी बाकी दुनिया की तरह उसे सिर्फ जज कर रहे हैं? तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे और भी वीडियोस देख सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।